गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास 12 में क्या क्या पढ़ा दिया है? क्लास 12 में बात कर रहे थे पोटेंशियल, नहीं डाइपोल के बारे में बात कर रहे थे। कल मैंने लाइव लेक्चर लिया था। लाइव लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल कराया। मैंने देखा तुम लोग कितने पानी में हो, और तुम लोग पानी में पूरी तरह से डूबे हुए, बचने के कोई आसार नहीं दिख रहे, ठीक है। संडे को टेस्ट भी होना है, पता नहीं कौन सा जादू खेलोगे उस दिन संडे को। और कुछ लोग तो मैंने देखा वो बिकॉज कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था, वो क्या किए, वो वीडियो ही छोड़ के चले गए। अपने काम को कुछ चल नहीं रहा है, चलो भाई निकलो यहाँ से, तो चले गए, ठीक है। अच्छी बात है कि भागने वाला एटीट्यूड बहुत काम आएगा तुम्हें, ठीक है। जो भागने वाला एटीट्यूड है ना, वो तुमको लॉन्ग रन में डरपोक बना देगा और कुछ नहीं। प्रॉब्लम्स फेस करना सीखना होता है, लड़ना सीखना होता है। फालतू की बकचोदियां कोई भी कर लेगा, मेहनत करके देखो, मेहनत करके नाम बनाना होता है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। डाइपोल में क्या क्या बता दिया है, तो डाइपोल होता क्या है। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ सेपरेशन पे अगर रख दिया जाए, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर कुछ सेपरेशन पर रख दिया जाए, तो इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात ये याद रखना है। फिर हमें याद रखना होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन, इसको डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। अब हमने उसके बाद क्या देखा था, बिकॉज ऑफ अ डाइपोल तीन इलेक्ट्रिक फील्ड के पोजीशंस देखे थे। डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। इसमें एक फॉर्मूला तुम्हारे स्कूल कॉलेज के एग्जाम में भी डिराइव कराया है, और एक फॉर्मूला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है 2kp/r³, ठीक है। 2kp वेक्टर अपॉन r³ अगर पूरा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ बताना है, तो एक्सियल पोजीशन पर जो फील्ड का वैल्यू आता था वो आता था 2kp/r³। अच्छा, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन देखा था। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब जो डाइपोल है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में कोई x दूरी पर अगर अपने को कैलकुलेट करना होता है तो kp/x³ आता था, ठीक है। फिर हमने जनरल पोजीशन पे कैलकुलेट किया था। जनरल पोजीशन पे कैलकुलेट करने के लिए वो जो डाइपोल होता था, डाइपोल को क्या किया था, दो एक्सिस में रिजॉल्व कर देते थे। तो एक डाइपोल मोमेंट p cos थीटा का बन जाता था और एक डाइपोल बनता था p sin थीटा का। अब इसको सिंपलीफाई करने के बाद कैसा आया था हमारे पास, kp/x³ ब्रैकेट में 1 + 3 cos² थीटा, ऐसा कुछ आया था क्या। अब इनको यूज करके आपको क्या करना है, किसी भी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डाइपोल में बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डाइपोल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। डाइपोल के बाद अब क्या करेंगे, डाइपोल में हमने क्या किया था, फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया। अब उसी डाइपोल के कारण क्या करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको बोला था कि आप चेक भी करके देखना कि किस तरह से पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। क्या सीखने वाले हैं, potential because of a dipole। एक डाइपोल के कारण पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो फिर से तीन पोजीशन हो सकते हैं, फिर से तीन पोजीशन होंगे। पहला पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन होगा, नहीं पहला पोजीशन एक्सियल पोजीशन होगा, एक्सिस पर कहीं पर। दूसरा पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन होगा और तीसरा पोजीशन जनरल पोजीशन होगा। इन तीन पोजीशन पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं कि कॉलेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल पूछते हैं। जनरल पोजीशन कॉलेज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मेडिकल की कुछ लड़कियां हैं जो अच्छा पढ़ रही हैं, ठीक है, उनका रिस्पांस कुछ अच्छा था, कल वाले लेक्चर मैंने देखा। मेडिकल में भी सारे लोग नहीं पढ़ रहे, कुछ ही लोग पढ़ रहे हैं। जेई में एक भाई साहब थे, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो अच्छा पढ़ रहे थे। और शायद मेडिकल में दो लड़कियां हैं, अब नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो अच्छा पढ़ रही हैं। तीन चार लोग मैं बोलूंगा मेडिकल के बैच में हैं जो पढ़ रहे हैं, और जेई में एक या दो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। बाकी लोग सब अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं कर सकता। मैं लेक्चर नहीं रोक सकता, मेरे को लेक्चर डालना जरूरी है, क्योंकि एट द एंड क्या होगा ना, फिर एट द एंड अगर सिलेबस नहीं हुआ टाइम से, तो फिर मैं ही हूँगा जो ब्लेम ये करूंगा। तुम तो यही बोल रहे हो अरे सिलेबस हुआ ही नहीं था तो पढ़ेंगे कैसे,
वो नहीं देखोगे कि मैंने क्या पढ़ा दिया, लेकिन वो जरूर याद रखना कि मैंने क्या नहीं पढ़ा है। अभी जब टेस्ट होता है, वो फेस टेस्ट और क्या क्या टेस्ट हुआ था, तो लोगों को ये जरूर दिखा कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया था, जो पढ़ाया था उसके क्वेश्चन सॉल्व किए क्या तुमने? नहीं। या अभी जब पढ़ा दिया है अब उसके क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए क्या? नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर याद रखना कि एट द एंड ब्लेम किस पे डालना है। तो एट द एंड ब्लेम होगा या तो टीचर पर या इंस्टीट्यूशन पर, खुद पे मत लेना ब्लेम। तुमने बहुत मेहनत की है भाई, वो तो हम ही हैं जो हम नहीं पढ़ाते, वो इंस्टीट्यूशन है जो नहीं पढ़ाता, तुमने बहुत मेहनत किया है। कल के लेक्चर के बाद सीरियसली मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, मतलब जिस तरह से कल का रिस्पॉन्स था। एक और लेक्चर में लूंगा सैटरडे के दिन, देखता हूँ उस दिन क्या रहता है माहौल, और सैटरडे को भी ना न्यूमेरिकली सॉल्व कराऊंगा, जितना आज पढ़ा दूंगा उस वहां तक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, देखता हूँ कि कितने पानी में है। अच्छा, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ डाइपोल। मान लो हमारे पास, अभी कौन सा पोजीशन पे बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ऐसा मान लो एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, और डाइपोल का लेंथ जब भी डेरिवेशन करना है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ ए का मान लेना। जब भी डाइपोल में डेरिवेशन करते हो तो डाइपोल का लेंथ 2 टाइम्स ऑफ ए का मान लेना, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुम डी मान लोगे या ए मान लोगे तो कैलकुलेशन इतना ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इसमें थोड़ा आसान कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। अब क्या करते हैं, डाइपोल के बीच में से एक पॉइंट अज्यूम करते हैं, डाइपोल के बीच में से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जो इसके एक्सिस के अलोंग है, और इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब देखो, जब भी सिस्टम पे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज। अब पोटेंशियल जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो उनके एडिशन के लिए कोई वेक्टर प्लस माइनस नहीं लिखना पड़ेगा। बस क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, kq अपॉन r, पोटेंशियल कैलकुलेट पॉइंट चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करते थे तो वैल्यू होता है kq अपॉन r। अब जब भी कोई स्केलर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो चार्जेस को उसके नेचर के साथ पुट करते हैं। जैसे जब भी पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो तो चार्जेस को उसके नेचर के साथ रखना। जब भी फील्ड या फोर्स कैलकुलेट करोगे तो चार्जेस को इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर रखना है, बशर्ते अगर तुमको फील्ड या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में अगर मतलब वेक्टर फॉर्मेट में अगर लिखना है तब वहां पे चार्जेस को आप क्या करोगे, नेचर के साथ रखोगे। ये बातें मैंने बार बार रिपीट की है और ये कंफ्यूजन होता है, जनरली एक जैसे सारे फॉर्मूलाज होते हैं तो कंफ्यूजन होता है। हाँ, मैंने देखा है कुछ लोगों ने कल किसी ने मुझसे डाउट पूछा था तो उसने एक फॉर्मूला का शीट बना रखा है, ये मैंने तुमको पहले भी बोला था, ठीक है। कुछ लोग हैं जो मानते हैं बात, अच्छा लगता है जब कुछ लोग बात मानते हैं, वो पढ़ाई करते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसी फील गुड वाली फीलिंग आती है। देखो, तुम पढ़ोगे ना अच्छा तो कहीं ना टीचर को खुशी होगी, तुम नहीं पढ़ोगे अच्छा ना तो फिर प्रॉब्लम होता है, मतलब बुरा लगता है यार, समझा करो यार, तुम बुरा लगता है, पढ़ा करो यार। अब पॉइंट पी पर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल लिखेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण, पॉइंट पी पे पोटेंशियल लिखेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण, और दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली। अब अगर लिखना स्टार्ट करें पॉइंट पी पर पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज का सेपरेशन पी से कितना है, अच्छा ये कितने दूरी पर है, कुछ तो x के दूरी पर हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट पी है जहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्लस क्यू और पी के बीच का अगर गैप देखोगे तो यहां से यहां x था और यहां से यहां a है, तो बची हुई जो दूरी है वो x माइनस a है क्या, तो ऐसा लिख देंगे कि चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, और यहाँ पे जो बची हुई दूरी है वो है x माइनस a का। ये पोटेंशियल लिखा पॉइंट P पर प्लस क्यू चार्ज के कारण। अब अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो k स्केलर क्वांटिटी लिख रहे हैं तो चार्जेस को नेचर के साथ रखना होता है, k माइनस क्यू, और इसका सेपरेशन देखो यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक a, तो x प्लस a हो जाएगा, ये इसको लिख देंगे x प्लस a। थोड़ा सिंपलीफाई किया जाए अगर तो Vp में क्या कर सकते हैं, kq मैंने दोनों में देखा, kq इधर भी है kq इधर भी है, kq अगर मैं बाहर निकाल दूं तो इधर बचेगा x माइनस a माइनस में x प्लस a। अब इसको थोड़ा अच्छा बना दो, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ये, तो
Vp इक्वल्स टू KQ, एलसीएम लोगे तो x प्लस ए इधर और x माइनस ए इधर, यहाँ पे लिख दिया x प्लस ए माइनस x प्लस ए और इनका एलसीएम है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेसिक अलजेब्रा है भाई ये सब। इन दोनों का एलसीएम जब लोगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x माइनस ए और x प्लस ए को क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो। ऊपर में क्या हो गया, x प्लस ए इधर हो गया और माइनस में x माइनस ए। अब जब इसको आप सिंपलीफाई करोगे ना तो प्लस x से माइनस x क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल जो पॉइंट P पर आना है वो हो जाएगा KQ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूला है हमारे पास एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल का। लेकिन हमें ये पता है, हम क्या जानते हैं कि जनरली जो x होगा वो a के सामने बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव दुनिया में तो यही याद रखना है कि x जो है वो a के सामने बहुत ज्यादा है। अगर x का वैल्यू बहुत ज्यादा है इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P का फॉर्मूला क्या याद रखना है, KQ अपॉन x स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो, अगर तुमको लग रहा है कि ये डेरिवेशन बहुत मुश्किल है तो ऐसा डेरिवेशन तो हमने पहले भी किया था। हमने अलग-अलग चार्ज अरेंजमेंट, हमें जब भी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास चार्जेस होंगे सबके कारण इंडिविजुअली पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो और सारे पोटेंशियल को क्या कर दो, सम कर दो। मतलब सारे पोटेंशियल को ऐड कर दो। सारे पोटेंशियल्स को ऐड करने पर जो भी P पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा वही नेट पोटेंशियल हो जाएगा। तो याद क्या रखेंगे कि जब भी एक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल लिखना है तो क्या लिखोगे, KQ अपॉन x स्क्वायर। बात समझ में आया क्या, हाँ या ना? अच्छा, अब यहाँ पर इतना नोट करो, इसमें क्या है ना, इसमें एक और चीज होता है जो याद रखने का होता है, जो बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स के लिए। मैं एक न्यूमेरिकल्स में करा दूंगा, पहले थोड़ा स्क्रीन पॉज करते हैं, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, इसका हमने डेरिवेशन किया था, वो डेरिवेशन में थोड़ा सा कुछ छूट गया है, वो बता देता हूं। ऐसा कुछ आया था, पोटेंशियल एट पॉइंट P आया था KQ, यहाँ पर एक 2 टाइम्स ऑफ A का टर्म भी आएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या आया था, x स्क्वायर। ठीक है, अब ये Q टाइम्स ऑफ 2A, इसको क्या बोलेंगे, P। तो KP अपॉन x स्क्वायर, ये मेरे पास पॉइंट P पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ रहा है। पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल जो होगा वो होगा KP अपॉन x स्क्वायर। इस तरह से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के बारे में सोचना नहीं है। अच्छा, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मतलब एक न्यूमेरिकल से बताऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व तब कर पाओगे जब एक इंपॉर्टेंट बात आप क्या करोगे, नोट करोगे। जैसे जब मैंने यहाँ पर पॉइंट P यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर जब पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो डोमिनेट करेगा क्या, क्योंकि अगर आप पॉइंट P पर देखोगे तो यहां से यहां की दूरी क्या है, कम है, और यहां से यहां की दूरी ज्यादा है। मतलब प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल जो होगा वो डोमिनेट करेगा। मतलब यहां पर कभी आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो पोटेंशियल जो आएगा वो प्लस आएगा क्या, पोटेंशियल भी रीयूज करते हैं तो प्लस भी लिख दिया। लेकिन अगर यहां कहीं पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक पॉइंट है मान लो S, और S पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये नेगेटिव चार्ज के पास में है ना, नेगेटिव चार्ज के पास में है, पॉजिटिव चार्ज की दूर में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां कहीं पर अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा क्या, हाँ या ना? तो याद करने वाली बात क्या रखनी है अपने को, जब भी आप एक ऐसे पॉइंट के पास पोटेंशियल लिख रहे हो जो पॉजिटिव चार्ज डाइपोल के पॉजिटिव एंड के पास है, तो डाइपोल के पॉजिटिव एंड के पास का पोटेंशियल पॉजिटिव रखना है और डाइपोल के नेगेटिव एंड के पास का पोटेंशियल अपने को नेगेटिव रखना है। ये अपने को नोट करके लिखना पड़ेगा। नोट करके क्या लिखेंगे, पोटेंशियल V भी लिख सकते हो, पोटेंशियल लिख दो, पोटेंशियल क्लोज टू पॉजिटिव एंड, पोटेंशियल क्लोज टू पॉजिटिव एंड इज positive and potential close to negative charge या negative end, negative charge या negative end is negative। ये आपको क्या करना है, याद करके रख लेना है। Kp अपॉन x स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, नो डाउट। अगर मुझे एक्सियल पोजीशन पर कभी भी पोटेंशियल का
डन फाइंड आउट करना है तो kT/r² यूज करेंगे। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव चार्ज के पास में कभी पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो उसको पॉजिटिव रखना, और अगर नेगेटिव चार्ज के पास में कभी कैलकुलेट करोगे तो उसको क्या करना, नेगेटिव रखना। अब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन कैसा है, जितना मैंने ये फॉर्मूला याद रखना है और जो कांसेप्ट मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल का बताया है वो याद रखना है। बुक्स में ये तो तुमको बता देते हैं कि एक्सियल क्वेश्चन जो है वहां पर जो पोटेंशियल होगा वो kp/x² है, ये तो बुक्स में बता देते हैं, लेकिन कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है ये नहीं बताते हो। तो इसीलिए क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये बात जरूर याद रखना कि कहां पर पोटेंशियल नेगेटिव है और कहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। जब भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब क्या कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास पोटेंशियल पता है ना, अगर पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है तो वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो टेस्ट चार्ज टाइम्स ऑफ क्या होता है, मान लो टेस्ट चार्ज टाइम्स ऑफ डेल्टा पी है। मान लो एक डाइपोल है ऐसा पी वेक्टर, अब एरो इस तरफ बना हुआ है मतलब क्या है, ये पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव एंड है। नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है, डाइपोल का डायरेक्शन होता है। ऐसा बोला गया है इस डाइपोल से 10 मीटर की दूरी पर पॉइंट ए है और इस डाइपोल से डाइपोल के सेंटर से 10 मीटर पर ये दूरी है और डाइपोल के सेंटर से कितना पॉइंट ले रहे हैं, कुछ पॉइंट ले लेते हैं, 10 मीटर ही ले ले क्या, 10 मीटर ही ले लेते हैं। 10 मीटर की दूरी पे एक और पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट बी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है if a charge q naught is moved slowly from point A to point B, then find the work done by electrostatic force. ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एक टेस्ट चार्ज है जिसको ए पॉइंट से क्या करेंगे, बी पॉइंट तक घुमा के लेके आना है। यहां से क्यू नॉट चार्ज को उठा के बी पॉइंट पे लाके रखना है। अब ए का दूरी डाइपोल के सेंटर से 10 मीटर की है और बी की भी दूरी डाइपोल के सेंटर से 10 मीटर की है। यहां से उठा के वहां रखने में जो वर्क डन लगेगा वो मुझे फाइंड करना है। अब हम क्या जानते हैं कि जब भी मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन जो है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसको माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखेंगे और माइनस ऑफ डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब जब भी मुझे वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक कैलकुलेट करना है तो माइनस ऑफ Q नॉट टाइम्स ऑफ डेल्टा U के प्लेस में डेल्टा V लिखा जा सकता है क्या, ऐसा लिख सकते हैं ना, Q नॉट टाइम्स ऑफ डेल्टा V लिख सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन में ये सब सिखाया है तुमको। तो यहाँ पर वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बन जाएगा, वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा Q नॉट डेल्टा V होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा V इनिशियल माइनस V फाइनल। ये मेरे पास वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क का अगर मेरे को फॉर्मूला मिल गया तो मैं V इनिशियल कैलकुलेट कर लेता हूं, V फाइनल कैलकुलेट कर लेता हूं, दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको Q नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा क्या, देखते हैं। V इनिशियल अगर मैं बात करूं मतलब पॉइंट A पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। फॉर्मूला क्या है, Kp/r² का फॉर्मूला है। तो अगर Kp/r² का फॉर्मूला यूज करें तो Kp, R का मतलब यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 का स्क्वायर 100। अब पॉजिटिव चार्ज के पास में रख रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल अगर लिखना होता, नेगेटिव चार्ज के पास में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस में क्या लिख देंगे, Kp/100 लिख देंगे क्या। अब मेरे पास इनिशियल पोटेंशियल है, फाइनल पोटेंशियल है, ये फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वर्क डन को क्या लिखेंगे, वर्क डन इक्वल्स हो जाएगा
टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्वेश्चन लिखना है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्यू नॉट है। इनिशियल मेरे पास कितना हो जाएगा kp अपॉन 100, इनिशियल है kp अपॉन 100 और फॉर्मूले का माइनस, ये वाला माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस और एक इसका माइनस मिलके प्लस हो गया kp अपॉन 100। इस पूरे को अगर आप सिंपलीफाई कर देते हो तो वर्क डन कितना आ जाएगा 2kpq नॉट अपॉन 100। ये आंसर है भाई साहब। सर आसान नहीं है तो बहुत, और ये बेसिक कांसेप्ट है ना। हमने क्या किया, दो अलग अलग कांसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बना दिया। पहले तो हमने ये सीखा कि डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हमने ये सीखा। फिर हमें ये पता है कि जब भी किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा वो कैलकुलेट किया जा सकता है। अब चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो q टाइम्स ऑफ v इनिशियल माइनस v फाइनल। ये फॉर्मूला मैंने बार-बार बताया है और मैंने आपको उस समय भी बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तुमको ये जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैंने शायद इतना ज्यादा तुमको जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जैसे जो स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स होंगे ना पूरे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अगर देखोगे तो स्टार्टिंग के जो 7 या 8 चैप्टर्स हैं वो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में 30 to 40% क्वेश्चन अक्वायर करने वाले हैं। 30 से 40% क्वेश्चन अगले 3 महीने में जो चलेगा वहां से आने वाला है। तो अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम 30 से 40% के क्वेश्चन को छोड़ने वाले हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार समय चला गया ना तो वो दोबारा वापस नहीं आता। तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि जब तक कोरोना ठीक नहीं होगा क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी, तो ये तुम गलत सोच रहे हो। कोरोना ठीक होगा तो जैसे ही ठीक होगा जो पुराने बच्चे हैं उनका एग्जाम होगा और तुम्हारा भी एग्जाम होगा ही। और तुमको रिवीजन का एक जरा सा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को एग्जाम कंडक्ट कराना है और वो किसी भी तरह करा लेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि बच्चे ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए बोल रहा हूँ कि टाइम है, अभी टाइम है, पढ़ो। और मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम्हें इस टाइम का ना बेस्ट यूटिलाइजेशन करना था। ये जो टाइम अभी बीता है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना था। मैंने बहुत सारे ऐसे काम कंप्लीट किए हैं जो शायद मैं डे टू डे लाइफ में नहीं कर पाता था। तुमको सीखना चाहिए यार, पता नहीं क्या करते हो। ये समझ में आया क्या? ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है जो मैंने पोटेंशियल पे कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके फिर से आगे देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ डाइपोल एट इक्विटोरियल पोजीशन। ये सब डेरिवेशन तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में भी होते हैं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, पोटेंशियल because of a dipole, potential because of a dipole at its equatorial position, इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या करना है, हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब ये बहुत ही आसान होता है। ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, और क्या होता है इक्विटोरियल पोजीशन मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहां से भी दूरी a है और यहां से भी दूरी a है। ये जो फॉरेन वाली जो गाड़ियां होती हैं तोड़ दो मैं बोल रहा। और ये पॉइंट P है। ठीक है, पॉइंट P है जो उसके सेंटर से x दूरी के ऊपर है। पॉइंट P से x दूरी ऊपर है और अपने को पॉइंट P पर क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a है, ये x है, तो ये जो गैप है यहां से यहां का लेंथ, ये रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा क्या। उसी तरह ये जो गैप है वो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। हम क्या जानते हैं कि अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पर, अगर मुझे पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज। अब दोनों को ऐड कर देना है फाइंड करके, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण। अगर प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है। तो यहां पर लिखेंगे KQ अपॉन R। KQ R का मतलब क्या
वही तो r है, तो r के प्लेस में लिख दिया हमने रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज के कारण लिख रहे थे इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फॉर्मूले का प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा k माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज के लिखेंगे तो माइनस क्यू, सेपरेशन अभी भी रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है क्या। तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास P पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ ऐसा आ रहा है कि Q रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 हो गया क्या। चलिए तो बहुत धमाकेदार वैल्यू मिल गया अपने को, शानदार वैल्यू 0। ऐसे तो अपने मार्क्स आते हैं सर एग्जाम में, तो अपना वैल्यू है 0, तो अपना नंबर है सर हमारा। तो अगर मैं बोलूं कि तुमको इक्वेटोरियल पोजीशन पे कभी भी पोटेंशियल कैलकुलेट, अब इक्वेटोरियल पोजीशन तुम ऊपर लेना नीचे लेना कहीं पे भी लेना, हमेशा पोटेंशियल क्या मिलेगा 0। मतलब ये पूरा जो है ना, ये पूरा, इस पूरे में आपको पोटेंशियल क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो अगर तुमने यहाँ पर एक प्लेन ऐसे डाल दिया ना, ये इसके बीच में ऐसा प्लेन डाल दिया, तो प्लेन क्या हो जाएगा, 0 पोटेंशियल का प्लेन हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, इसका पोटेंशियल 0 है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये तो बहुत ही आसान था। अगर मुझे डाइपोल के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एक्सियल पोजीशन पर, तो वो कितना आया था, kp/x² आया था शायद, ठीक है। और अगर मुझे इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैलकुलेट करना है तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 0। इक्वेटोरियल पोटेंशियल में जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू क्या है, 0 है। अब ये सब डेरिवेशन कॉलेज के एग्जाम में पूछते हैं तो आप याद कर लेना। नेक्स्ट में क्या करेंगे, जनरल पोजीशन पे फाइंड आउट करेंगे। अब जनरल पोजीशन पे जो फाइंड आउट करेंगे ना, वो तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में जनरली नहीं पूछते हैं, अपने को बस कॉम्पिटिटिव के लिए याद रखना है। तो नेक्स्ट में लिख लो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ डाइपोल एट एनी जनरल पोजीशन। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना। ये जो मैं व्हाइट बोर्ड रब कर रहा हूं, अब ये तो नहीं सीखोगे ना कि व्हाइट बोर्ड कैसे रब करते हैं, आगे जाकर वो पेंटर तो बनना नहीं है। पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ डाइपोल at any general position, at any general position। पता है तुम लोग को देख के ना ऐसा लग रहा है क्या से क्या हो गए देखते देखते, मतलब ये गाना बहुत सूट कर रहा है तुम लोग पे। अरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे यार तुम लोग, बहुत लोग थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, बहुत मेहनत करते थे। मेरे को लगता था कि चलो है कुछ बच्चे थे उस समय भी जो नहीं पढ़ते थे, लेकिन मेरे को कुछ बच्चे ऐसे लगते थे ना जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो रिजल्ट दे पाएंगे। लेकिन अब तुम लोग का एफर्ट देख के लगता है ना कि तुमने उम्मीद छोड़ दिया है। फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा, शायद किसी दिन वो आग तुम्हारे अंदर से वापस से जाग जाए और तुम वापस से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा मैं किसी एक बैच में नहीं बोल रहा कि ये वाला बैच नहीं पढ़ रहा, वो वाला बैच नहीं पढ़ रहा, दोनों ही के दोनों बैच नहीं पढ़ रहे। और मेरे को कुछ लोग फोन करके बोलते सर आपके लेक्चर देख रहा हूँ, बाकी लोग नहीं देख रहा। तो ये अगर तुम मेरे लेक्चर, अगर मेरे को ऐसा बोलो कि तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो और तुम्हारी ये हालत है, तो पता नहीं कि दूसरों में तुम क्या करते होगे। सीरियसली मतलब ना, कल के बाद मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हो गया। मैं कल क्वेश्चन सॉल्व करा है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा है। हार्डली 4 से 5 लोगों ने क्वेश्चन के आंसर्स बताए थे, बाकी सब ऐसे ही बैठे हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा वो ऐसे ही बैठे इंतजार में, वो ऑनलाइन क्लास करने आए, मतलब क्या वो मंदिर का प्रसाद बट रहा है और वो ऐसे खड़े कि हाँ अपना नंबर आएगा प्रसाद लेके चले जाएंगे। कॉपी पेन भी लेके बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। छोड़ो। पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ डाइपोल एट एनी जनरल पोजीशन, अब बिल्कुल वैसे ही डेरिवेशन होगा। एरो क्या बताएगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। किसी थीटा पोजीशन पर आर सेपरेशन पर कोई पॉइंट है P, जहां पर अपने को क्या करना है, फाइंड करना है नेट पोटेंशियल। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट पोटेंशियल, फाइंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। हमें क्या करना है, P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जैसा फील्ड में कैलकुलेशन किया था ना,
बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे। मान लीजिए जो डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P बताया गया है। अब यहाँ पे भी क्या कर देंगे, इनको रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, आज मैंने एक नया मार्कर बताया, देखते हैं कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो इस P का अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आता दिखेगा क्या, पता नहीं सारे मार्कर रेड वाले चलते हैं नहीं, झंडू मार्कर है। अगर मैं बात करूं इस डाइपोल P का, तो एक कंपोनेंट में इधर बना सकता हूं, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर बनाया जा सकता है जो क्या हो जाएगा P sin थीटा। अब P cos थीटा के लिए, स्मॉल p cos थीटा के लिए पॉइंट P जो है वो एक्सियल पोजीशन है क्या, मुझे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, दो डाइपोल्स है मेरे पास, एक डाइपोल ये और एक डाइपोल ये। तो P cos थीटा का पोटेंशियल कैलकुलेट कर देंगे पॉइंट P पर, और P sin थीटा का पोटेंशियल कैलकुलेट कर देंगे पॉइंट P पर। तो क्या लिख देते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ P cos थीटा, और पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ P sin थीटा। दो डाइपोल्स बना दिए, एक डाइपोल को तोड़ के दो नए डाइपोल बना दिए, और दोनों डाइपोल्स के कारण क्या करना है, पॉइंट P पर अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अच्छा, P sin थीटा के लिए जो पॉइंट P है वो इक्विटोरियल पोजीशन है क्या, अगर इक्विटोरियल पोजीशन है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो भी डाइपोल, जो भी P पॉइंट पर पोटेंशियल बनना है वो सिर्फ P cos थीटा के कारण बनेगा क्या। तो अगर मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखना है तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था Kp अपॉन x स्क्वायर। अब P के प्लेस में हमें P cos थीटा पुट करना पड़ेगा क्या, तो ये किसी भी जनरल पोजीशन पे अगर आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट, किसी भी जनरल पोजीशन पे एक डाइपोल के कारण अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब तुम चाहो तो इसका वैलिडेशन चेक कर सकते हो, भाई तुम क्यों मानो, मैंने बोल दिया तो तुम क्यों मानोगे, तुम वैलिडेट कर सकते हो। कैसे, मान लो थीटा को 0 रख दिया जाए, इस वाले डायग्राम में अगर थीटा 0 हो गया तो पॉइंट P यहां पे आ गया क्या, अगर पॉइंट P यहां पे आ गया तो एक्सियल पोजीशन हो गया ना। अच्छा, थीटा 0 रख दिया, cos 0 कितना होता है 1, Kp अपॉन x स्क्वायर से डिराइव किया था हमने। मान लो मैं बोलता कि थीटा 90 डिग्री हो गया, इक्विटोरियल पोजीशन, थीटा 90, cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, Vp 0 हो जाता है। तो इस तरह से क्या करेंगे, जनरल पोजीशन पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, याद रखेंगे। अब देखो याद क्या क्या रखना है इसमें, डेरिवेशन तुम्हारे पॉजिटिव एग्जाम में आएंगे तो डेरिवेशन तुमको याद रखना है, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, दोनों का नॉर्मल एडिशन कर दो क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज है, नॉर्मल एडिशन कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, P पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा। अब 3 पॉइंट्स हैं जहां पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सबसे पहला पोजीशन होता है इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन में हमारे पास वैल्यू क्या आता है, Kp अपॉन x स्क्वायर। Kp अपॉन x स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है जहां पर x क्या है, डाइपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वहां की दूरी। और क्या याद रखना है सर इसमें, अगर तुमने अगर तुम पॉजिटिव चार्ज के पास में कभी हो तो वहां का पोटेंशियल पॉजिटिव लेना, और अगर तुम नेगेटिव चार्ज के पास में, डाइपोल के पॉजिटिव एंड के पास में अगर रहोगे, जैसे यहाँ पे मान लो मैं इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल अगर लिखना होगा तो मैं पॉजिटिव वाला एंटी ज्यादा पास हो गया तो ये जो पोटेंशियल आता ना ये पॉजिटिव आता, लेकिन अगर यहाँ कहीं पर लिखना होता तो ये जो पोटेंशियल होता वो क्या आता, नेगेटिव आता। बात क्लियर है क्या। और क्या याद रखना है, अगर एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो वो Kp अपॉन x स्क्वायर है, इक्विटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो वो 0 है, और जनरल पोजीशन पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, Kp cos थीटा अपॉन x स्क्वायर। इस तरह से अपने को फॉर्मूला याद रखना है। अब चाहो तो इसमें एक सिंपल सा प्रॉब्लम भी बना सकते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम कैसे बना सकते हैं, मान लो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो थीटा है ये 37 डिग्री का है, और यहाँ पर एक और एंगल है अल्फा, मान लो ये 53 डिग्री का है। ये दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी बता दी गई 10 मीटर की, ये दूरी बता दी गई 5 मीटर की, और ये बोल रहे हैं कि पॉइंट P से पॉइंट R तक एक Q0 चार्ज को मूव कराने वाले हैं। पॉइंट P से पॉइंट R तक एक Q0 चार्ज को मूव कराने वाले हैं। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल वो फॉर्मूले को देख के लिख सकते हैं,
और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वो फॉर्मूले को लिख के लिखेंगे, लेकिन यहाँ का जब पोटेंशियल लिखेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव लिखेंगे क्या, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के पास में है। यहाँ का पोटेंशियल लिखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, फॉर्मूले में थीटा थीटा पुट कर देना। जैसे यहाँ पर थीटा क्या पुट करोगे 37, यहाँ पे थीटा क्या पुट कर देना 53, थीटा यहाँ पे अगर 53 पुट कर दोगे तो खुद ब खुद यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास में है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ का पोटेंशियल पता, Vp का वैल्यू पता है, Vr का वैल्यू पता है। अब P से R अगर चार्ज को लेके जाओगे तो वर्क कैलकुलेट कर सकते हो क्या, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन में कराए हैं। क्लियर है? तो ये हो गया पोटेंशियल का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक सारे टॉपिक जो डाइपोल के हैं बहुत ही धुआंधार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान है। लेकिन डाइपोल अब कोई नया बात नहीं है। डाइपोल अगर तुम देखोगे तो बिल्कुल वही चीजें कर रहे हैं जो पहले कभी क्वेश्चन के नाम से पढ़ते थे, अब उसको डाइपोल के नाम से पढ़ रहे हैं। चलो और देखते हैं कि आगे क्या है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, टॉर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट में बात करेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल है और उस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क क्या एक्सपीरियंस करेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके इसमें सारी छोटी छोटी बातें देख लेंगे। अब हमने क्या किया है, इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस थे, ऐसे पैरेलल इक्वल स्पेसिंग्स में जब लाइंस बनाते हैं तो वो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस थे और फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, E। जो फील्ड लाइंस थे उनका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, E। अब इसमें मैंने एक डाइपोल को लाके रख दिया है। अब मैंने डाइपोल को क्या रखा है, कोई तो थीटा एंगल पे इंक्लाइन करके रखा है, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का अगर आप एंगल देखोगे तो एंगल कितना है, थीटा एंगल पे वो कुछ तो रखा हुआ। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स, अगर मैं आपसे ये पूछता कि ये जो डाइपोल है, डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है ये ढूंढ के बताओ, तो डाइपोल पर अगर नेट फोर्स अपने को देखना होता तो Q into E का, देखो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है, फील्ड के डायरेक्शन में जाने की होती है। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा Q into E का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो Q into E का, वो भी क्या लगेगा, Q into E का लगेगा, लेकिन वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्या। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे सिस्टम पे जितना फोर्स आगे के डायरेक्शन में हो उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी है क्या, जितना फोर्स आगे के साइड में उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी है। इसका मतलब पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स तो जीरो है। अब अगर पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होता है तो क्या नेट टॉर्क भी जीरो होता है क्या, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो इसका ये मतलब कभी नहीं लगा सकते कि नेट टॉर्क भी जीरो होगा। जैसे कपल ऑफ फोर्सेस अगर आपको याद हो, रोटेशन में हमने कपल ऑफ फोर्सेस पढ़ा था। जैसे साइकिल का हैंडल, जब साइकिल का हैंडल घुमाना होता है तो एक हाथ से आप हैंडल को अपनी तरफ खींचते हो और दूसरे हाथ से आप हैंडल को दूर ढकेलते हो। अब इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस आपने अप्लाई किया, उस केस में नेट फोर्स तो जीरो हो गया, नेट टॉर्क जीरो हुआ क्या, नहीं, हैंडल घूमता है ना। अब अगर ऐसे फोर्स अप्लाई करो हैंडल घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है अनडाउटेडली, लेकिन नेट टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है। अब कुछ कुछ बातें हम याद कर लेते हैं टॉर्क के कैलकुलेशन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर याद कर लेते हैं। सबसे पहला बात क्या याद करते हैं कि अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है इसकी, तो इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि वहां पर नेट टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है सर जी। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आप ये याद रखोगे कि अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट का जो टॉर्क होगा सबका वैल्यू सेम होगा है। ये हमने प्रूव करके आपको बताया था कि अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लो, सारे टॉर्क का वैल्यू सेम आएगा। कोई भी रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लो और उसके बाद टॉर्क कैलकुलेट कर लो, सबके लिए टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। ये सब बातें अगर आपको नहीं याद है तो आप नोट करके लिख लोगे। तीसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे सर, तीसरा पॉइंट ये याद रखोगे कि अगर सिस्टम पे, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो सिस्टम है
उसको फ्रीली रख दिया गया है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री होता है रोटेट करने के लिए तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है क्या? जैसे मान लो एक रॉड है, इस रॉड को अगर मैं ऐसे छोड़ के फेंक दिया तो अपने सेंटर मास के अबाउट घुमाता जाएगा, लेकिन इसी रॉड को अगर मैं हिंज कर देता तो ये हिंज के अबाउट घूमता है। तो अगर इस वाले डायग्राम में क्या है, फी लाइंस ऐसे और मैंने डाइपोल को इस तरह से रख दिया है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो मेरे पास डाइपोल है वो फ्री है क्या रोटेट करने के लिए? अगर डाइपोल फ्री होता है रोटेट करने के लिए तो वो क्या करता है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो हम ये डेरिवेशन कर सकते हैं। नेट फोर्स मुझे पता है 0 है, नेट फोर्स 0 है मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं आगे पीछे नहीं भाग रहा होगा। मतलब अगर ये m मास का होता है, ये m1 मास का m2 मास का होता तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में होता, बाकी भी ये ऐसे बस घूम रहा होता, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अब टॉर्क देखते हैं। तो टॉर्क देखने के लिए क्या करना है, मैं किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है। मान लो मैं किसी एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, मान लो इसका नाम मैंने रख दिया पॉइंट 1, और पॉइंट 1 के अबाउट अपन टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। अब जितने भी फोर्सेस होंगे सबका टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, सबका सेंटर ऑफ रोटेशन देखेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ये जो QE फोर्स है, ये जो QE फोर्स है, इसका इस फोर्स का कोई टॉर्क बनेगा क्या इस पॉइंट के अबाउट? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फोर्स जो है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है क्या? जब फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही पास होता है तो टॉर्क क्या होता है, 0। स्टार्ट करते हैं। वो कॉल आ गया था, ठीक है, लोग कॉल करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, मुझे भी कुछ लोग हैं जो याद करते हैं। हाँ, मतलब एक बहुत बड़ा टेंशन हो गया मेरे स्टूडेंट्स को कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। अरे नहीं हो रही भाई, वैक्सीन नहीं है, कोरोना का वैक्सीन नहीं। कोरोना नहीं होता तो इस साल हो गई होती शादी, ठीक है। अब होप फॉर द बेस्ट, कब शादी होगी। और किसी दूसरे की शादी के बारे में मेरे से मत पूछना कि सर इनकी शादी कब, मेरे को ऐसे पता भाई उसकी शादी होगी नहीं होगी, और मैं क्यों बताऊं? उससे बात करो, उनसे पूछो। याद रखो, अब मुझे इस पे यहाँ पे नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है, किसी भी पॉइंट पर टॉर्क कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? तो मैं पॉइंट 1 सेलेक्ट करता हूँ। टॉर्क के कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, पॉइंट 1 सेलेक्ट करता हूँ। पॉइंट 1 के बाद क्या करता हूँ, नेट टॉर्क कैलकुलेट करता हूँ। ये जो QE फोर्स है ना, इसका कोई टॉर्क नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो QE फोर्स है वो पॉइंट 1 से ही पास हो रहा है। अगर QE फोर्स पॉइंट 1 से पास हो रहा है मतलब उसका तो कोई टॉर्क नहीं बनने वाला। अब ऊपर वाले QE का अगर मुझे टॉर्क लिखना है तो ये टॉर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर गैप होता है। अब परपेंडिकुलर, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, यहां से यहां का जो लेंथ होगा वही परपेंडिकुलर गैप होगा। अब ये लेंथ अगर मुझे फाइंड करना है, ध्यान से देखना, ये लेंथ अगर मुझे जानना है, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब मैं किसी तरह से ये लेंथ अगर कैलकुलेट कर लूं, यहां से यहां का लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है क्या? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहां से यहां अगर 2 टाइम्स ऑफ a है, डायपोल का लेंथ 2 टाइम्स ऑफ a है, ये थीटा है, तो ये 2a sin थीटा लिख सकते हैं क्या? मुझे फोर्स भी पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता चल गया पॉइंट 1 से, तो मैं टॉर्क लिख सकता हूं क्या ऊपर वाले फोर्स का? तो अगर मैं नेट टॉर्क लिखूं, अगर मैं नेट टॉर्क लिखूं पॉइंट 1 के अबाउट, पॉइंट 1 के अबाउट नेट टॉर्क लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, q into e 2a टाइम्स ऑफ sin थीटा। ऐसा लिखेंगे क्या, q into e 2a टाइम्स ऑफ sin थीटा। अब ये जो टॉर्क है पॉइंट 1 के अबाउट, ये q टाइम्स ऑफ 2a, ये डाइपोल मोमेंट है क्या? तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, p टाइम्स ऑफ e sin थीटा। अब ये p sin थीटा से कहीं देखा है ऐसा, ये p sin थीटा, p sin थीटा कहीं तो देखा है सर, a क्रॉस b का ये मैग्नीट्यूड होता था क्या, a b sin थीटा। इसका मतलब अगर ये टॉर्क को मैंने ऐसा लिखा है तो टॉर्क वेक्टर जो होगा वो या तो p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर होगा, या जो टॉर्क वेक्टर होगा वो e वेक्टर क्रॉस t वेक्टर होगा क्या? दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड है p sin थीटा, तो वेक्टर में मैं इसको क्या लिख सकता हूं, या तो p क्रॉस e लिख दूं या e क्रॉस e, दोनों का मैग्नीट्यूड तो यही बनेगा। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, टॉर्क p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर है या टॉर्क e वेक्टर क्रॉस t वेक्टर है, ये देखने के लिए क्या करेंगे, यहां से डायरेक्शन एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आया क्या? मैंने pe sin थीटा को दो तरह से लिख सकते हैं भाई। अगर p sin थीटा मेरे पास आ गया, ये मैग्नीट्यूड अगर ऐसा आ गया, इसका मतलब टॉर्क वेक्टर जो है वो p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर लिखा जा सकता है, या ये जो टॉर्क वेक्टर है वो e वेक्टर क्रॉस t वेक्टर लिखा जा सकता है।
देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या किया जा सकता है। अब P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर का डायरेक्शन देखना है। P वेक्टर इस तरह से है, बना देते हैं। जो P वेक्टर है वो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह से है ना, P वेक्टर उस तरफ, E वेक्टर इस तरफ, P क्रॉस E, राइट हैंड थंब रूल यूज करना जानते हैं ना, P क्रॉस E, पहले वाले वेक्टर की तरफ पाम को रख दो सो दैट कर्लिंग फिंगर सेकंड वेक्टर को टच कर सके, तो P क्रॉस E, थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है क्या, थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब P क्रॉस E का डायरेक्शन क्या है, अंदर की साइड में। अब देखो यहाँ ये जो QE का टॉर्क होता वो उसको ऐसा घुमा रहा है क्या, QE का टॉर्क पॉइंट 1 के अबाउट इसको अगर ऐसा घुमा रहा है तो सेंस ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है, सेंस ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो नेट इफेक्ट अंदर होता है क्या, इसका मतलब ये QE का जो टॉर्क है और ये जो P क्रॉस E का डायरेक्शन है वो सेम आ रहा है क्या, मतलब ये सही हो सकता है। इसमें भी वेरिफिकेशन देख लेते हैं करके। E क्रॉस P का डायरेक्शन देखो, E क्रॉस P, पहला वेक्टर E है, दूसरा वेक्टर P है, E क्रॉस P बाहर आ जाएगा क्या, E क्रॉस P बाहर आ रहा है और QE का टॉर्क आ रहा है अंदर, तो QE का टॉर्क अगर अंदर है और E क्रॉस P बाहर आ रहा है मतलब ये डायरेक्शन वाइज इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, torque experienced by a dipole when kept in a uniform electric field will have a formula of P vector cross E vector। अब P vector cross E vector में अगर आपने बोला कि आपको मैग्नीट्यूड जानना है तो आप मैग्नीट्यूड क्या लिख दोगे, P sin थीटा लिख दोगे, और अगर आपको डायरेक्शन जानना है तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, हाँ या ना। ऐसा कुछ मैंने राइट हैंड थंब रूल तुमको बहुत पहले सिखाया है, पता नहीं तुमको आता है या नहीं, लेकिन राइट हैंड थंब रूल बहुत ही बेसिक रूल है, 12th में बहुत ज्यादा यूज होगा राइट हैंड थंब रूल। तो अगर तुमको वेक्टर प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखना नहीं आता तो मेरे YouTube वाले चैनल में तुमको वेक्टर के लेसन्स मिल जाएंगे, उसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। जिसका भी वेक्टर छूटा हुआ है, डाउट लगता है वो पढ़ सकते हैं वहां पे भी देख के, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, इतना मेहनत कौन करे, जाने देते हैं, डाउट ही रहने देते हैं। तो मेरे पास टॉर्क का इक्वेशन क्या बन गया, टॉर्क का इक्वेशन बन गया P क्रॉस E और टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है, PE sin थीटा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज PE sin थीटा। अब यहाँ पर ना कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, तो वो स्पेशल केसेस बताने के लिए पहले थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं। आज मुझे बहुत रिकॉर्ड करना था लेक्चर, लेकिन मेरे फोन में बैटरी नहीं है, फोन में बैटरी नहीं है, तुम्हारा लेक्चर रिकॉर्ड हो पाएगा। 10th का लेक्चर रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि उनका लेक्चर का दिन होता है। बाकी मैं किसी का नहीं देखता, मतलब 11th और 12th में जो जब मन करता है तब मैं लेक्चर करता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि आज मेरा टाइम है या नहीं। बहुत मुश्किल है 10 तरह के कपड़े रखे हैं लेकिन एक ढंग का नहीं रखा है। तुम क्या करना, अपनी थोड़ा स्क्रीन आगे बढ़ा लेना, ये जब होते होते मेरे को लग रहा है कि दुनिया जहां नहीं बुलाएंगे। हाँ, अब इसमें क्या करना है, कुछ केसेस देखते हैं। हमने क्या देखा, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो है PE sin थीटा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड PE sin थीटा है। केस 1 है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 रख देंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, P into E sin 90 हुआ गया, sin 90 का वैल्यू 1, मतलब टॉर्क का वैल्यू P into E हो जाएगा। अच्छा, sin 90 पे मतलब sin का वैल्यू 90 पर मैक्सिमम हो गया क्या, अब P into E तो कांस्टेंट है, थीटा के चेंज होने से टॉर्क चेंज हो जाएगा ना। इसका मतलब अगर मुझे कभी भी टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू जानना है तो वो P into E है, और वो कब आएगा, एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर आता है। अब थीटा इक्वल्स टू 90 का मतलब क्या हो गया, फ्री लाइंस अगर ऐसे हैं, अगर आपने डाइपोल को इस तरह से लाके रख दिया परपेंडिकुलर टू फ्री लाइंस, इस केस में जो डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा क्या, तो यहाँ पर क्या हो गया, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो गया और वो कितना हो जाएगा, P into E हो जाएगा क्या, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं केस वाली बात, ये सारे केसेस तुमको याद रखने हैं, ये जो केसेस मैं बता रहा हूं ना वो एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में आ चुका है। ये केस 2 में क्या बोलते हैं, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0,
तो जब थीटा इक्वल्स टू 0 है तो टॉर्क कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा मुझे ये पता था कि नेट फोर्स तो पहले ही 0 था, मुझे ये पता है कि नेट फोर्स तो हमेशा से 0 है, यहाँ पर नेट टॉर्क भी 0 हो गया। अब नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं क्या? नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं ना। अब इक्विलिब्रियम जो है वो इसका मतलब जब भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेते थे तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 जब होता था उसको इक्विलिब्रियम बोलते थे ना। मतलब जब थीटा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो 0 हो जाएगा। टॉर्क 0 एक्सपीरियंस करने का मतलब है कि वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम है। एक और केस है केस 3, उसको भी देख लेते हैं। अब अगर केस 3 के बारे में बात किया जाए, अगर केस 3 के बारे में बात किया जाए, केस 3 में बोल रहे हैं व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या था? मान लो अगर ये डाइपोल है, ये एरो जो है वो डाइपोल का, ये हेड जो है वो डाइपोल का डायरेक्शन बताता है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब ऐसा हो गया ना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट, तो थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 180 का मतलब क्या हो जाएगा? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जस्ट डायरेक्शन में डाइपोल, तो ये थीटा 180 हो गया क्या? अगर थीटा 180 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉर्क का वैल्यू तो अभी भी P into E साइन ऑफ 180। अच्छा साइन ऑफ 180 भी 0 होता है क्या? बिल्कुल, मतलब टॉर्क जो होगा वो फिर से 0 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, जब थीटा 0 है या थीटा 180 दोनों ही केसेस में अपने को इक्विलिब्रियम मिल रहा है क्या? दोनों ही केसेस में अपने को इक्विलिब्रियम मिल रहा है। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? और अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था तो सेकंड केस और थर्ड केस के नाम से क्यों पढ़ाया गया, अलग अलग क्यों पढ़ाया? तो तुम याद करो वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर में तुमको सिखाया गया था कि इक्विलिब्रियम जो है वो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के इक्विलिब्रियम क्या क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 3 तरह के इक्विलिब्रियम ये सिखाए गए थे क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता था स्लाइड डिस्प्लेस करके अगर छोड़ दिया जाए तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया अगर तुमने स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ा तो वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और न्यूट्रल पोजीशन क्या होता है? न्यूट्रल पोजीशन तुमने अगर उसको स्लाइड रिलीज कर भी दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखो, मान लो मैं बोलूं केस 1, केस 1 कौन सा है? ये वाला केस, सॉरी केस 2 में, केस 1 में तो इक्विलिब्रियम था ही नहीं, केस 2 में देखो, केस 2 में अगर मैं बोलूं कि मान लो मैंने डाइपोल को ऐसा रखा इस तरह से, ये डाइपोल, इस केस में थीटा 0 हो गया ना। अब अगर मैं अपने डाइपोल को स्लाइड डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो यहाँ पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है ऐसे, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है ऐसे, ये जो टॉर्क बनाएंगे ये वापस से इसको इसके ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएंगे क्या? अगर थीटा 0 है और थीटा 0 में अगर तुमने इसको स्लाइड डिस्प्लेस किया, ऐसे स्लाइड डिस्प्लेस किया, तो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है उसको वापस से इसके ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा क्या? अगर वापस से वो उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ले आ रहा है, इसका मतलब जो केस 2 में इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या? एसएचएम जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है, मतलब यहां से मैं एसएचएम भी जोड़ सकता हूं, ठीक है? तो मेरे को अगर मन करेगा तो वैसे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, लेकिन मैंने बहुत एसएचएम वाले क्वेश्चन करा दिए हैं, तो मैं शायद नहीं देखूंगा, मैं मेरा मन किया तो मैं करा दूंगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा ये देखते हैं नेक्स्ट वाला केस। मान लो डाइपोल को ऐसा रखा जाए, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डाइपोल मोमेंट इधर, ये केस 2 है मेरे पास, ये केस 2 था और ये केस 3 का डायग्राम है, आप अलग से बना लेना ये। अब यहां पर अगर तुम इसको स्लाइड डिस्प्लेस करोगे ऐसे, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इधर और ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इधर, ये और उल्टा घूमना स्टार्ट कर देगा क्या? तुमने स्लाइड डिस्प्लेस करके जैसे ही छोड़ा वो और ज्यादा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब थीटा 180 है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ या ना? तो टॉर्क में ना अपने को इतनी बातें याद रखनी है,
टॉर्क के कैलकुलेशन में अपने को इतनी बातें याद करनी है कि जब भी यूनिफॉर्म फील्ड होए, जब भी यूनिफॉर्म फील्ड है और मैंने यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रखा है, तो वो जो डाइपोल है वो क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अब जो टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा उसका वैल्यू होता है टॉर्क टाउ वेक्टर इक्वल्स टू टी वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर। यहाँ पे p मोमेंटम नहीं है, यहाँ पर p डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट क्रॉस टी वेक्टर कर देंगे। अब वो जो टॉर्क, नेट फोर्स तो हमेशा जीरो है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब फील्ड के परपेंडिकुलर तुम्हारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा जिसका वैल्यू क्या है, टी। टॉर्क जीरो हो रहा है दो केसेस में, जब थीटा का वैल्यू जीरो है और जब थीटा का वैल्यू 180 है, दोनों ही केसेस में टॉर्क क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन जब थीटा का वैल्यू जीरो है तो इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल है, और थीटा का वैल्यू जब 180 है तो जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। अब ये जो मैंने स्टेबल अनस्टेबल वाला पॉइंट बताया ना, मेडिकल में डायरेक्टली पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। बात समझ में आया है क्या? तो आज के दिन में इतना ही रहने देते हैं, मेरे फोन की बैटरी शायद खत्म होने वाली। मैं कल भी एक लेक्चर में रिकॉर्ड किया है, थर्सडे है, हाँ, तो कल भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तुम लोगों के लिए। थर्सडे तक के लेक्चर में जो पढ़ाऊंगा वहां तक तुम्हारे टेस्ट में आएगा, ठीक है? इतना ही रहने देते हैं आज।